नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में महामंथन होने जा रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है और इसमें 2022 के चुनाव को लेकर के महामंथन होगा। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री 9:15 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे, जहां से कार्यक्रम स्थल के लिए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में देहरादून से वर्चुअली शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के साथ साथ जो 5 राज्य हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी। यूपी चुनाव पर विशेष फोकस होगा। चुनाव में टिकट वितरण पर भी चर्चा होगी। विधायकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों के टिकट कटेंगे। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आज के महामंथन में यूपी अहम क्यों है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम है। 2022 के नतीजे तय करेंगे 2024 का भविष्य। उत्तर प्रदेश से जाएगा दिल्ली की सत्ता का रास्ता। हर हाल में उत्तर प्रदेश को जीतना चाहती है बीजेपी। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी की टीम बाकायदा इसके लिए तैयार की है और मैदान में उतारी हुई है। रविवार को दिल्ली में बीजेपी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बैठक की शुरुआत नड्डा करेंगे तो समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में यूपी और उत्तराखंड के चुनाव पर खासतौर पर चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। बाकी सारे सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम योगी केंद्रीय नेताओं के साथ इस बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। बैठक में शिरकत करने के बाद सीएम योगी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार को शामली और रामपुर के लिए रवाना होंगे। करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली में इस महामंथन पर नजर बना के रखेंगे। अनूप, बताइए क्या अपडेट है, कितने बजे ये मंथन शुरू होगा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कितना अहम है आज का मंथन? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि 10 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय मौजूद रहेंगे और बैठक का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है और ये ऐसी पहली बैठक हो रही है इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। यानी कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर जो कैंपेन की शुरुआत बीजेपी करेगी या एक रणनीति और की शुरुआत करने जा रही है, वो इसी बैठक से करने जा रही है। महामंथन है। कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की थी और उसके बाद ये पहली बैठक है। तो जाहिर सी बात है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर रणनीति बनाएंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जरूर अपने सदस्यों को मूल मंत्र देंगे कि किस तरीके से पार्टी और खुद को मजबूत करे और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी को आगे जाना चाहिए। अनूप, अगर बात करें उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम जो है वो वर्चुअली शामिल होंगे। उनके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? एक आपको बता दूं कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बैठक थी वो वर्चुअली सेमी वर्चुअल किया गया था और सभी मुख्यमंत्रियों को कहा गया था कि वो अपने प्रदेश मुख्यालय से जुड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, पार्टी अध्यक्ष ने कहा होगा कि आप बैठक में आए और बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं और बीजेपी जरूर चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से इस राज्य में चुनाव जीता जाए।
बिल्कुल, और जाहिर तौर पर इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। अरूप गुप्ता, आप नजर बना के रखिए, आगे दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अरूप गुप्ता आज की बीजेपी की बड़ी बैठक महामंथन पर नजर बना कर रखे हुए हैं। आगे बढ़ते, शनिवार को सीएम योगी औरैया और इटावा के दौरे पर रहे। औरैया में सीएम योगी ने 280 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इटावा में सीएम योगी ने 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हम आपको इटावा और औरैया की दो तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर औरैया की और दूसरी तस्वीर आप इटावा की दे रहे हैं, जहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात आम लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी, कांग्रेस, बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन हमारी सरकार 75 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो लोगों को यह भी लगता है कि आने वाले वक्त में उनको संरक्षण देने वालों पर भी बुलडोजर चलेगा। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो एक एक योजना का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके यहां पर लोगों के बीच तक पहुंचाई जा रही है। इसका लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश के 25 करोड़ जनता ही परिवार है, और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। वहीं जिन्ना वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से किए गए हल्ला बोल पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सीएम योगी ने फिर से पलटवार किया और योगी ने कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले नेता थे, जबकि जिन्ना भारत को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं उनसे जनता को सतर्क रहना होगा। जिन दलों ने उसको चलाया है, कई जिन दलों ने उसको सवाल उठाया है, जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2022 में बीजेपी की जमीन में दफना दूंगा और 2022 में अखिलेश को सीएम बनाकर दिखाऊंगा। 52% केशव मौर्य जी, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के लीडर लोग हो, सब लोग मिल करके अमित शाह से, मोदी से कहो कि पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री घोषित करें, तब हम लोग साथ रहेंगे, वरना गुलामी करना है तो भारतीय जनता पार्टी में गुलामी करते रहो। ये ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं। 2022 में
जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। भारत में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कैसी है ये हर कोई जानता है। उनकी लोकप्रियता का लोहा हर कोई मानता भी है, लेकिन दुनिया में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। 13 नेताओं की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने 70% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से वो एक हैं। तो चलिए अब आपको वो रेटिंग बताते हैं जिसको ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ने जारी किया है। उसमें से 70% अंकों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला नाम है, जो देश के बाहर मतलब दुनिया भर के नेताओं में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के नेता एंड्रेस ओब्राडोर का नाम शामिल है, 66% अंकों के साथ दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसके बाद इटली का नंबर आता है जिसमें मारियो ड्रैगी का नाम शामिल है, इनको 58% लोकप्रियता है। इसके बाद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का नाम आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, इसमें 47% अंकों के साथ स्कॉट मॉरिसन का नंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का 6वें सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनको लोकप्रियता के मामले में 44% लोग पसंद करते हैं। इसके बाद कनाडा के जस्टिन ट्रूडो का नाम आता है। वहीं जापान के फुमियो किशिदा 8वें सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया के मून जेइन 41% अंकों के साथ 9वें लोकप्रिय नेता हैं। 10वें नंबर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नंबर आता है, जिनको 40% अंक मिले हैं। वहीं स्पेन के पेड्रो साnchez 11वें नंबर पे हैं और 36% अंकों के साथ फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो 12वें सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जबकि ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो 35% अंकों के साथ 13वें लोकप्रिय नेता हैं। हाल ही में G20 की समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की तस्वीरें दिखाई दी थीं, जब दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि पोप से मुलाकात हुई, जबकि दूसरी तस्वीर में इमैनुअल मैक्रो से गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखे जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। जबकि चौथी तस्वीर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मुलाकात की है। इन तस्वीरों से भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी का दोस्ताना अंदाज भी दिखाई दिया और उनकी लोकप्रियता की झलक भी दिखाई दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर है गोंडा से, जहां पर खरगूपुर इलाके के इटहिया नवीचोद गांव में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 लोग तालाब में डूब गए। गोताखोरों की मदद से लोगों ने डूबे तीनों लोगों को बाहर निकाला और आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक ही गांव के 3 लोगों की मौत से गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। रामपुर के शाहबाद इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि मौके का फायदा उठाकर दूसरा गौ तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं गिरफ्तार गौ तस्कर से पुलिस को 4 गौवशीय पशु काटने के हथियार और एक तमंचा बरामद हुआ। उक्त अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम नवाब है, उसको फायरिंग में पैर पे गोली लगी। दूसरा अभियुक्त जिसका नाम राजू कुरैशी है, वो भागने में कामयाब रहा। पुलिस टीम उसकी सर्च कर रही है। उक्त अभियुक्त को तत्काल मानवीय दृष्टिकोण से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी, जिसकी स्थिति अभी सामान्य है। इन लोगों के कब्जे से उस गाड़ी जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए गोवंशीय पशु थे और गंडासा, इनको काटने के लिए छुरी और नाजायज तमंचा थे, वो भी बरामद हुआ।
फर्रुखाबाद के मसेनी इलाके में मामूली विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई है। इस मारपीट और फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सीओ ने बताया कि 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। मामले में एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद फर्रुखाबाद के थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र में 2 ग्रुप हैं जो पहले से दोस्त भी थे। उनकी किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इसमें झगड़ा हुआ, इसमें मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों को चोट आई। एक पक्ष अभी इस हॉस्पिटल में है, जिसको सर पे भी चोट है और अदर भी चोटें हैं, जिनका अभी उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन सर वहाँ बताया जा रहा है कई राउंड फायरिंग भी हुई है, गोली भी चली है, जिसमें गोली में घायल हुए हैं। यह एक जांच का विषय है। इंस्पेक्टर साहब ने टीम गठित की है और इसमें अभी जांच चल रही है कि देखते हैं कि इसमें किस पक्ष ने क्या कार्रवाई की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। सड़क पर जमकर चली लाठियां, झगड़े में कई लोग घायल हुए।